कोई बयान ना आए। उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया है कि हर मस्जिद पर दावा किया जाता है। सुनिए जरा। अरे मुसलमानों पर भी ये दावा है कि ये, तो मस्जिद पर दावा क्यों करते हो? मुसलमानों पर दावा करो कि ये हमारे हैं। तो हम हिंदुस्तानी हैं, मस्जिदें भी हिंदुस्तानी हैं, अब उस मंदिर भी हिंदुस्तानी हैं। तो आप अपनी आस्था के मुताबिक अपना काम करो, हमें हमारी आस्था के मुताबिक हमारा काम करने दो। ये मंदिर मस्जिद के दंगे में मामलात में जिन्होंने उलझाया हुआ है वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। देखिए, अगले दिन चुनाव था, एक दिन पहले याचिका दाखिल की जाती है, तुरंत उस पर फैसला कर लिया जाता है, तुरंत आदेश जारी कर दिया जाता है और फोर्सेज और प्रशासन तैयार बैठा हुआ था कि ऑर्डर आ रहा है और वो वहां मस्जिद पर पहुंच गए। इसका मतलब क्या है? तो हमारे सहयोगी साहिल लगातार संभल से रिपोर्ट भेज रहे हैं। हिंसा के बाद किस तरह के हालात थे, एक बार जरा उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है। रिपोर्ट देखिए। जामा मस्जिद में सर्वे टीम पहुंची थी, वहां पर सर्वे करने के लिए 1 घंटे बाद जो है उपद्रवी जो है पथराव करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही साथ पुलिस पार्टी पे भी जो पथराव किया जाता है, पुलिस भी बचाव करने के लिए लाठीचार्ज करती है, टीयर गैस के गोले दागे जाते हैं, हवाई फायरिंग की जाती है। लेकिन इतना भी नहीं, दंगाइये हाथों में पत्थर लेके पुलिस टीम पे पथराव करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, जो गाड़ियां आप देख रहे हैं लाइन से खड़ी हुई, इन गाड़ियों को भी दंगाइयों ने नहीं बख्शा, इन गाड़ियों को भी पूरी तरह डैमेज किया जा चुका है। हालांकि पूरे इलाके से जो गाड़ियां जल चुकी थी, जिनको आग के हवाले किया गया था, उनको यहां से हटा दिया गया है। लेकिन अब पुलिस टीम जो है वो एक्शन मोड में है। इसके अलावा कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अब उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किसके कहने पे इस पूरे इलाके में शांतिपूर्ण माहौल को दंगा भड़काने की कोशिश की गई। तो देखिए, संभल में तनाव का माहौल है। बीएनएस की धारा 163 लागू है, यानी 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो तो उस पर रोक है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि सियासत भी इस पर अब जमकर हो रही है, क्योंकि पहले सर्वे के दौरान कुछ नहीं होता, अचानक हो हंगामा होता है। इसको लेकर बयानबाजी भी तेज है। रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं। संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे? निराश होकर। तो रामगोपाल यादव कैसे सही ठहरा रहे हैं ये आपने सुन लिया, लेकिन जोरदार नारेबाजी अब इस पर होती दिखाई दे रही है, बयानबाजी इस पर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मौका उपचुनावों के बाद यहां पर इस तरह का खड़ा हुआ, जहां पर उपद्रव होती दिखाई दी, आगजनी होती दिखाई दी और सब कुछ ऐसा लगा कि कट्टरपंथियों ने जानबूझकर किया। रिपोर्ट देखिए। कई लोगों की मौत, आखिर जिम्मेदार कौन? पत्थरबाजों के निशाने पर पुलिस, आखिर जिम्मेदार कौन? यूपी में हिंसा की साजिश, आखिर जिम्मेदार कौन? ये वो सवाल हैं जो संभल में हुए बवाल के बाद उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों पुलिस को ही निशाना बनाया गया। इन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले सुनिए अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के इन बयानों को। रामगोपाल सर, संभल में जो पथराव हुआ उस पर क्या कहेंगे सर? एक दर्जन संभल में हर ठीक हुआ जो हुआ, हम क्या करें? सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। इधर बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में हुई हार के बाद गंदी राजनीति कर रही है, जनता को भड़काकर हिंसा करा रही है। संभल की घटना से यह स्पष्ट है कि संवैधानिक संस्थाओं को सिर्फ इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आता है। इन लोगों ने हमेशा संविधान को ठेंगा दिखाने का काम और संविधान का सबसे ज्यादा चीरहरण करने का काम इन्हीं पार्टी के लोगों ने किया है। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती।
फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कानून उनको ठीक कर देगा। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी संभल में हुई हिंसा को लेकर सपा को आड़े हाथों लिया। कहा कि संभल कल्कि भगवान के अवतार स्थल है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता संभल को दंगल की आग में झोंक रहे हैं। वो इस कदर बौखलाए हैं कि संभल में या प्रदेश के किसी और शहर में दंगा फैलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। ये जो संभल में उपद्रव हो रहा है, इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि संभल को जो लोग दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त। जो आज वहां सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। इधर संभल हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आरोप लगाया कि शरिया कानून स्थापित करने की साजिश हो रही है, जिसके बाद कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने पलटवार करते हुए समाज को बांटने का आरोप लगाया। जिहादी वाले लोग जो शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है। अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और आदमी है ये भाजपा में गया तो जाके वहाँ नेता बन गया है। भाजपा में जो आग उगलता है उसी को भाजपा प्रमोट करती है। हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। आपके बयान से मान लीजिए कहीं कुछ घटना घट के जिम्मेवार कौन होगा। एक तरफ पूरे प्रदेश में इस हिंसा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है। आरोप लग रहे हैं कि उपचुनावों में सपा की हार का साइड इफेक्ट अब दिख रहा है। तो वहीं एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए सवाल कई है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो उसके पीछे ये होता है या तो अचानक हुई है या तो प्लान्ड हुई है। अब दोनों लिहाज से जांच की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की अब बात करेंगे और बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि एक ही सवाल अब महायुति की जीत के बाद सामने आ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बीच महायुति में सबसे बड़ी पार्टी बनकर देखिए सामने आई। महाराष्ट्र में जो जीत हुई, इसीलिए हम कह रहे हैं कि असाधारण जीत है, क्योंकि काफी अच्छा आंकड़ा मिला। सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आई है और ये जीत असाधारण है। और महाविकास आघाड़ी चारों खाने चित इस चुनाव में होती दिखाई दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बने, और इसको लेकर मंथन का दौर भी शुरू हो गया। बैठकें सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं चल रही हैं, दिल्ली में भी धड़ाधड़ बैठकें चल रही हैं। और उसके बीच देवेंद्र फडणवीस का एक ट्वीट आता है जिसमें वो जिक्र करते हैं कि उड़ान अभी बाकी है। तो क्या इशारा कर रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे? चलिए इस सस्पेंस पर हम आपको पूरा विश्लेषण करके बताएंगे कि आखिर वो चेहरा कौन है जो मुख्यमंत्री बनने का प्रबल दावेदार है। लेकिन पहले तस्वीर यहाँ आपके सामने रख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का आवास, जहां पर बैठक करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, क्योंकि जीत हो गई है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए लगातार तमाम बड़े चेहरों का आने का सिलसिला जारी है। सरकार बनाने पर चर्चा हो रही है। सुबह से नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं, शिवसेना के विधायक भी पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं। और आपको दूसरी तस्वीर भी चलिए अब दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए शिवसेना नेताओं की। होटल में शिवसेना नेता ठहरे हुए हैं और यहाँ भी मुलाकातों का दौर चल रहा है। ये तस्वीर भी आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो बैठकें हैं, यहीं से रास्ता साफ होना है।
और महायुति की जो तीसरी पार्टी है एनसीपी, अजित पवार के घर पर आप ये देखिए, अजित पवार के घर पर बैठक करने के लिए तमाम चेहरे पहुंचे हुए हैं। अजित पवार यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। अब पार्टियों में बैठकें तो चल रही हैं, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है। और तस्वीरें आपको दिखा दी। और चलिए अब आपको जानकारी भी जल्दी से दे देते हैं क्योंकि महायुति के तीनों दल अपने अपने विधायकों से मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं तस्वीर में हमने आपको दिखाया।